Hello, my dear children. Today we are going to start a new chapter, that is biological classification. Okay, second chapter of 11th class biology, that is biological classification. Okay, biological classification means आप सिंपली कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. क्या होता है इसका आइडिया हमने फर्स्ट चैप्टर में लिया था. ओके, एक बार फिर से इस पर हम चर्चा कर लेते हैं. व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? सी फ्रेंड्स, ऑर्गेनिजम्स को उनके कैरेक्टर्स के सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पर डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना साइंटिफिक तरीके से, और उन ग्रुप्स को क्लासिफिकेशन हिरार्ची में फिट करना. ओके, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज व्हाट? This is the scientific procedure for arranging the organisms into groups on the basis of their characters, similarities and differences. Okay, and then placing those groups into hierarchy of taxonomic categories. That is called biological classification. Okay, so it is scientific arrangement of organisms into groups on the basis of similarities and differences of characters, और ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद उन ग्रुप्स को फिर हिरार्ची ऑफ कैटेगरीज में प्लेस करना, एंड प्लेसिंग द ग्रुप्स इनटू हिरार्ची ऑफ कैटेगरीज. क्लियर? ऑर्गेनिजम्स का जो भी हमने उनके कैरेक्टर्स के सिमिलरिटीज डिससिमिलरिटीज के बेसिस पर जो भी ग्रुप्स बनाए हैं, ओके, तो वो ग्रुपिंग करना साइंटिफिक तरीके से. ओके, और उन ग्रुप्स को, जो हमें ग्रुप्स मिले, उन ग्रुप्स को फिर हिरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन में फिट करना. ठीक है ना? उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ओके, बात करते हैं टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. पहला है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. दैट आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? जब हम ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन किन्हीं एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर करते हैं. ओके, व्हेन ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज डन ऑन द बेसिस ऑफ one or two morphological characters, that is called artificial system of classification. So this is the grouping of organisms by using only one or two morphological characters. किन्हीं organisms के एक या दो morphological characters की स्टडी करना और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना, इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. जैसे कि एरिस्टोटल, जिनको कि हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं. एरिस्टोटल ने एनिमल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया. एक ग्रुप था इनेमिया, दूसरा एनीमिया. किस बेसिस पर? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड. जिन एनिमल्स में रेड ब्लड प्रेजेंट है, उनको उसने रखा एनीमिया ग्रुप में, दोज कंटेनिंग रेड ब्लड. और जिन एनिमल्स में रेड ब्लड प्रेजेंट नहीं था, ही प्लेस्ड ऑल दोज एनिमल्स इनटू अ ग्रुप एनीमिया. ओके, तो यहां पर उसने क्या किया? केवल एक कैरेक्टर को चूज किया है एनिमल्स की क्लासिफिकेशन के लिए. ओके, एरिस्टोटल ने बाद में फिर क्या किया? हैबिटाट्स के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ द हैबिटाट्स, एनिमल्स को उसने तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया, क्लासिफाई किया. Aquatics, terrestrials and aerials. Those which live in water bodies, aquatics; those which live on land, terrestrial; and those which live in air, that is in air. Okay, तो यहां भी उसने क्या किया? केवल एक हैबिटाट के बेसिस पर उसने एनिमल्स को तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. क्लियर? ऐसे ही प्लिनी ने भी एनिमल्स को तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया, केवल एक चीज के आधार पर. वो क्या था? कि कौन एनिमल उड़ सकता है और कौन नहीं उड़ सकता. सो फ्लाइट एनिमल्स एंड नॉन फ्लाइट एनिमल्स. एनिमल्स की
फ्लाइंग एबिलिटी, फ्लाइंग हैबिट के बेसिस पर प्लिनी ने एनिमल्स को इन दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, फ्लाइट एनिमल्स और नॉन फ्लाइट एनिमल्स। फ्लाइट एनिमल्स में जैसे कि उसने किसको रखा, इंसेक्ट्स को रखा, बर्ड्स को रखा, बैट्स को रखा, ठीक है ना, और जो नहीं उड़ सकते थे वो नॉन फ्लाइट एनिमल्स। क्लियर। ऐसे ही थियोफ्रेस्टस ने, किसने जी, ऐसे ही एक साइंटिस्ट थे हमारे थियोफ्रेस्टस, ओके, थियोफ्रेस्टस, जिसको कि हम फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं। इसने क्या किया, प्लांट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, ठीक है ना। He divided the plants into 3 groups, herbs, shrubs and trees. Okay, मैं लिख देता हूं यहां पर, herbs, shrubs and trees. Clear? So this is about the artificial system of classification. So let me tell you again, friends. जब हम ऑर्गेनिजम्स को केवल किसी एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की स्टडी के आधार पर उनको ग्रुप में बांटते हैं, उसको हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये हमने एग्जांपल्स दिए आपको यहां, ठीक है ना। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, एक लिमिटेशन है इसकी, एक शॉर्टकमिंग है। क्या है वो, कि यहां पर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमें डिफरेंट कैटेगरीज के ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या नेचुरल रिलेशनशिप्स है, क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स है, इसका कोई आइडिया नहीं देता। सो दिस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट द नेचुरल रिलेशनशिप्स एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स among the organisms of different taxonomic categories. This is one of the biggest drawback of this classification. Clear? और क्या है एक और इसका ड्रॉबैक है क्या, कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, that does not study homology of organisms. In fact, it is based on the analogy. It is based on the convergence of characters of organisms of different groups. It is not based on it does not give any idea about the homology. It does not study about the homology. Clear? Okay. और क्या इसका ड्रॉबैक है कि जो कैरेक्टर्स जो एक या दो कैरेक्टर्स हमने यहां पर क्लासिफिकेशन के लिए चूज किए हैं, स्टडी के लिए चूज किए हैं, व्हाट इफ दीज कैरेक्टर्स चेंज विद द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, देन क्या होगा, तो ये हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी चेंज हो जाएगा, और ऐसा होता ही है, ठीक है। सो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, बाद में क्या हुआ, ऐसे ही इसका एक और एग्जांपल है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का, लिनियस ने प्लांट्स को 24 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, किस आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, की किस प्लांट के अंदर कितने सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ सेक्स ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स। Linnaeus divided the plants into 24 groups like monandria. Mono means one, andria means androsium, male sex organ, यानी कि वो सारे प्लांट जिनमें केवल एक एंड्रोसियम है, एक मेल सेक्स ऑर्गन है, उसको एक ग्रुप, उन सबको एक ग्रुप में रखा, नाम रख दिया मोनेंड्रिया। ऐसे ही डायएंड्रिया, पॉलीएंड्रिया एटसेट्रा। ओके, सो दिस इज अबाउट द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन के लिए, ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए बहुत सारे कैरेक्टर्स की स्टडी की जाती है। वो कैरेक्टर्स आपके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, डेवलपमेंटल कैरेक्टर्स, साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स, बायोकेमिकल कैरेक्टर्स वगैरह वगैरह। Okay, so here in natural system of classification, what we do study of more number of morphological characters, anatomical characters, reproductive characters, physiological characters, biochemical characters, etc. Okay, so this is about the natural system of classification. और ये जो natural system of classification है,
It gives an idea about both evolutionary relationships, that is phylogenetic relationships, and natural relationships among the organisms of different taxonomic groups. Clear? And दूसरी बात इसका एक प्लस पॉइंट क्या है? It also studies the homology of organisms. Clear? यहां पर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो रिलेटेड ग्रुप्स थे, जो रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स थे, उनको भी डिफरेंट ग्रुप्स में रखा गया था, बट यहां पर केवल और केवल रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को ही सेम ग्रुप में रखा गया था। और ये कब पॉसिबल हुआ? जब हमने ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए केवल एक या दो नहीं बल्कि बहुत सारे कैरेक्टर्स की स्टडी की, बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, रिप्रोडक्टिव, डेवलपमेंटल, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल कैरेक्टर्स की स्टडी की हमने, तभी ये पॉसिबल हुआ। क्लियर? नेक्स्ट है आपका फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? जब हम ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के आधार पर करते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो दिस इज व्हाट? दिस इज द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स विद ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, दैट इज कॉल्ड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, अब यहां पर क्या है? देखिए, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो हमारा बेसिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो क्या होते हैं? फॉसिल रिकॉर्ड्स होते हैं। फॉसिल्स की स्टडी की जाती है, फिर फॉसिल्स की स्टडीज, कैरेक्टर्स के स्टडीज के आधार पर ऑर्गेनिजम्स में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को डिटरमाइन किया जाता है, और फिर उस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के आधार पर ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। ओके, ठीक है। दूसरी बात, अब यहां भी एक ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है? कि ऐसा तो है नहीं हमें दुनिया के सारे फॉसिल्स मिल गए और हमने उनकी स्टडी कर ली और उसके आधार पर हमने फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कर डाला। नहीं, ये फॉसिल्स की तो लगातार डिस्कवरीज, एक्सप्लोरेशन होते रहते हैं और नए नए फॉसिल्स बनते रहते हैं, तो हमें आए दिन नए नए फॉसिल्स मिलते हैं और उन फॉसिल्स की स्टडी करके फिर हमें नए नए कैरेक्टर्स मिल जाते हैं, और जैसे हमें नए नए कैरेक्टर्स मिलते हैं फिर हमारा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज हो जाता है। ठीक है, इसका दूसरा ड्रॉबैक क्या है? कि यहां पर वेरिएशंस की वजह से, ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ वेरिएशंस, नए नए कैरेक्टर्स डेवलप होते रहते हैं। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कीप्स ऑन चेंजिंग। ओके, कीप्स ऑन changing. This is not a static system of classification, it is a dynamic system of classification that always keeps on changing just because of discovery of, exploration of new fossils of different groups, just because of the development of new characters with a due course of time due to creation of variations. Therefore that phylogenetic system of classification keeps on changing. Okay, it is not static. Clear? Okay, next is phenetic classification. That is phenetic classification. ये क्या है? ऑर्गेनिजम्स, जो प्रेजेंट डे ऑर्गेनिजम्स हैं, उन प्रेजेंट डे ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स की स्टडी करके उनके कैरेक्टर्स, प्रेजेंट डे ऑर्गेनिजम्स के सिमिलर और डिससिमिलर कैरेक्टर्स के आधार पर उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना। यहां पर हम लोग फॉसिल्स को कंसीडर नहीं करते हैं। हियर इन फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉसिल रिकॉर्ड्स आर नॉट कंसीडर्ड, फॉसिल रिकॉर्ड्स आर नॉट यूज्ड, fossil records are not studied for the classification of organisms. In fact, the characters of the organisms who are currently existing on earth are used for the classification of organism, and that is called phenetic classification. क्या बोलते हैं उसको हम लोग? phenetic classification. Okay, and informations on the basis of which classification of organisms is done, these informations are obtained from cytotaxonomy, chemotaxonomy, numerical taxonomy
एंड क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी। ये जो हमारा फिनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है, यहां पर हम लोग जिन इंफॉर्मेशंस के आधार पर ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, उनकी ग्रुपिंग करते हैं, वो इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है? साइटोटैक्सोनॉमी से, कीमोटैक्सोनॉमी से, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी से और क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी से। ठीक है ना? तो ये साइटोटैक्सोनॉमी क्या है? लाइक दिस इज द स्टडी ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम्स। ठीक है ना? ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट ग्रुप्स के ऑर्गेनिजम्स के क्रोमोसोम्स में कितना नंबर है, क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है ना, उनका अरेंजमेंट पैटर्न क्या है, इसकी स्टडी करने को बोलते हैं हम लोग साइटोटैक्सोनॉमी। ओके, कीमोटैक्सोनॉमी, सेल्स के अंदर, ऑर्गेनिजम्स के अंदर, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो बायोमॉलिक्यूल्स है, जैसे कि आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, इस प्रकार के बायो एनिमल्स की स्टडी करना, उनके स्ट्रक्चर की स्टडी करना, उनके फंक्शंस की स्टडी करना, ठीक है ना, और उस स्टडी के आधार पर जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसके द्वारा फिनेटिक क्लासिफिकेशन करना। ठीक है ना? और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या है? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी डील्स विद द स्टडी ऑफ द न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स, स्टडी ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द कैरेक्टर्स थ्रू स्टैटिस्टिकल मेथड्स। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हम लोग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स की या डिफरेंसेस की जो भी इवोल्यूशन करते हैं वो स्टैटिस्टिकल मेथड से करते हैं। यहां पर एक प्रकार की कंप्यूटर एनालिसिस होती है कैरेक्टर्स की, और हर एक कैरेक्टर को एक नंबर, एक न्यूमेरल वैल्यू दी जाती है, एक पर्टिकुलर साइन, एक पर्टिकुलर कोड ऑफ कंप्यूटर असाइन किया जाता है। ओके, और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में ऑर्गेनिजम्स में, डिफरेंट ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स में कितना डिफरेंस है, कितनी सिमिलरिटी है, इस चीज को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? कैसे एक्सप्रेस करते हैं इस चीज को हम लोग? इन द फॉर्म ऑफ डिग्री ऑफ नंबर्स। सपोज करो मैंने 1 to 10 को एक नंबर असाइन कर दिया है, इनमें अगर मैंने बोल दिया कि दो डिफरेंट ग्रुप्स है ऑर्गेनिजम्स के, उनमें कितनी सिमिलरिटी है, अगर मैंने किया 8 पे टिक किया, या 9 पे टिक किया, 9 पे टिक करने मतलब सिमिलरिटी बहुत ज्यादा है, अगर मैंने 2 पे या 3 पे टिक किया तो इसका मतलब सिमिलरिटी बहुत कम है। सो दैट डिग्री ऑफ नंबर डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ सिमिलरिटी और डिग्री ऑफ डिसिमिलरिटीज अमंग द ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। किसमें? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में। सो इट इज अ काइंड ऑफ कंप्यूटर एनालिसिस in numerical taxonomy. Evaluation of characters, evaluation of similarities or differences in characters is done through statistical methods. Clear? Okay, what is cladistic taxonomy? Cladistic taxonomy में हम लोग देखिए दो प्रकार के कैरेक्टर्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स में, एक तो एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स और एक डिराइव्ड कैरेक्टर्स। एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स और दूसरे डिराइव्ड कैरेक्टर्स। जो एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स होते हैं वो किसी भी जो पॉपुलेशन के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कॉमन होते हैं। एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स आर वेरी कॉमन एंड शेयर्ड बाय ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन। लाइक इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, हम ह्यूमन बीइंग्स की पॉपुलेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सबका बॉडी डिजाइन लगभग सेम है। ठीक है ना? हमारा जो बॉडी डिजाइन है सबका सिमिलर है। क्लियर? लेकिन दूसरा ऐसे कैरेक्टर्स को बोलते हैं हम लोग एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स, दूसरे होते हैं डिराइव्ड कैरेक्टर्स। डिराइव्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं? विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स में, पॉपुलेशन में नए नए ट्रेट्स, नए नए कैरेक्टर्स डेवलप होते रहते हैं। ओके, ड्यू टू क्रिएशन ऑफ वेरिएशंस, ड्यू टू चेंजेस इन एनवायरमेंटल कंडीशंस। क्लियर? न्यू कैरेक्टर्स, न्यू ट्रेट्स कीप ऑन डेवलपिंग। ओके, लेकिन ये जो न्यू वेरिएशंस, न्यू कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, दीज आर नॉट शेयर्ड बाय द ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन। ठीक है ना? बल्कि उस पॉपुलेशन के जिन इंडिविजुअल्स में वो डिफरेंट सेट ऑफ कैरेक्टर्स डेवलप हुए हैं, उन इंडिविजुअल्स के ग्रुप को हम अलग कर देते हैं, उसको बोलते हैं सब पॉपुलेशन या सब ग्रुप। तो ऐसे कैरेक्टर्स को बोलते हैं हम लोग डिराइव्ड कैरेक्टर्स। ठीक है ना? क्या बोलते हैं उनको? डिराइव्ड कैरेक्टर्स। क्लियर? एंड ऑर्गेनिजम्स का डिराइव्ड कैरेक्टर्स के आधार पर डिफरेंट ग्रुप्स में बांटना, इसको बोलते हैं हम लोग
क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी। और डिराइव्ड कैरेक्टर्स को जब हम लोग एक पर्टिकुलर हिरार्ची में अरेंज करते चले जाते हैं तो हमें एक डिराइव्ड कैरेक्टर्स का एक ट्री बन जाता है, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं क्लैडोग्राम। क्या बोलते हैं? क्लैडोग्राम मींस ट्री ऑफ डिराइव्ड कैरेक्टर्स। Tree of derived characters. When derived characters are arranged scientifically into hierarchy of categories into a particular order, then we obtain a tree of derived characters that is called cladogram. क्या बोलते हैं उसको हम लोग? Cladogram. Okay. So this is about the phonetic classification. It is based on informations obtained from cytotaxonomy, chemotaxonomy, numerical taxonomy and cladistic taxonomy, and this phonetic classification does not use fossil records. It is based on the similarities or dissimilarities of characters of present day organisms only. Clear? Okay, so this is all about the types of classification systems, and on the basis of the type of these classification systems, 2 kingdom system, 3 kingdom system, 4 kingdom system and 5 kingdom systems were introduced. Okay, बात करते हैं हम लोग अब kingdom systems की. Okay, so on the basis of types of classification systems, 2 kingdom system, 3 kingdom system, 4 kingdom system and 5 kingdom systems were developed, were introduced. तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2 kingdom system. 2 kingdom system. This 2 kingdom system was given by Linnaeus. किसने दिया था जी हमें? ये लिनियस ने दिया था. ओके, कब दिया था जी हमें लिनियस ने? बिफोर 1969. बिफोर 1969 यानी कि 1969 से पहले 2 किंगडम सिस्टम यूज होता था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए, और ये 2 किंगडम सिस्टम हमें किसने दिया? लिनियस ने दिया. लिनियस ने ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप्स में, 2 किंगडम, दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया. एक तो किंगडम प्लांटी, ओके, और दूसरा किंगडम एनिमलिया. याद रखिएगा, लिनियस ने दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम्स में डिवाइड कर डाला, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया. उसने क्या किया? जितने भी प्रोकैरियोट्स थे, बैक्टीरिया थे, साइनोबैक्टीरिया थे, एक्टिनोमाइसिटीज थी, पीपीएलओज थे, ठीक है ना, और जितने भी प्रोटिस्ट थे, प्लांट्स थे, फंगी, लाइकन्स, इन सबको, एल्गी, इन सबको उसने एक ग्रुप में रखा और नाम दिया उसका किंगडम प्लांटी. सो किंगडम प्लांटी में उसने किस किस को रखा जी? प्रोकैरियोट्स को. ओके, प्रोकैरियोट्स, ठीक है जी. और यहां पर प्रोकैरियोट्स की जगह पर बेटर होगा अगर हम लिखें ऑल यूनिसेलुलर्स. ओके, ऑल यूनिसेलुलर्स, एल्गी और फंगी, लाइकन्स, ओके, एंड प्लांट्स. ओके, और बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे इनको छोड़ के उन सबको रखा उसने किंगडम एनिमलिया में. उसका आधार क्या था? उसका बेसिस क्या था ऑर्गेनिजम्स को प्लांटी और एनिमलिया किंगडम में डिवाइड करने का? He used the basis of presence or absence of cell wall. Okay, on the basis of presence or absence of cell walls, उसने क्या किया? किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया की रचना
कर डाली। वो ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी उनको रखा उसने किंगडम प्लांटी में, जैसे कि जितने भी यूनिसेल्युलर्स थे, एल्गी, फंगी, लाइकन्स, प्लांट्स। और वो ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल नहीं थी, सेल वॉल वॉज एब्सेंट, उनको रखा उसने किंगडम एनिमलिया। ओके, सो यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, याद रखिएगा। ओके, बाद में आया फिर थ्री किंगडम सिस्टम। ओके, बात करते हैं फिर हम थ्री किंगडम सिस्टम। थ्री किंगडम सिस्टम कब आया जी? ये इन 1866। 1866। ओके, हुआ क्या जी बाद में? बाद में पता चला, बाद में ये चीज नोट की गई कि यहां पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो यूनिसेल्युलर्स हैं, इसमें दो प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हैं, या तो यूनिसेल्युलर्स या फिर मल्टीसेल्युलर्स। तो उन्होंने क्या किया, जिन ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल प्रेजेंट है उनमें भी जो यूनिसेल्युलर्स हैं उनको एक अलग किंगडम में रख दिया, और जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं प्लांटी किंगडम के, जिनमें सेल वॉल है पर वो यूनिसेल्युलर नहीं है, वो मल्टीसेल्युलर है, उनको अलग किंगडम में रखा, प्लांटी किंगडम में रखा उनको। ठीक है ना? सो थ्री किंगडम सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1866 बाय हीकल। किसने जी? बाय हीकल। हीकल ने क्या किया, किंगडम प्लांटी में से जो भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स थे उनको सेपरेट किया, उनको एक अलग किंगडम बनाया, नाम दिया उसका किंगडम प्रोटिस्टा। क्या दिया जी? किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, तो उसने एक नया किंगडम इंट्रोड्यूस किया, किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है ना? इसमें क्या रखा था? ऑल यूनिसेल्युलर्स, ऑल यूनिसेल्युलर्स। ठीक है, और बाकी को रखा उसने किसमें? किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया। ओके, so let me tell you again children, in 1866 Haeckel introduced the third kingdom, that is kingdom protista. What he did, he kept all the unicellular organisms into a separate kingdom, that is kingdom protista, और बाकी के जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे जिनमें सेल वॉल थी उनको किंगडम प्लांटी में ही रखा, और तीसरा किंगडम एनिमलिया पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा था। तो इस प्रकार से तीन किंगडम सिस्टम आया। ओके, बाद में क्या आया जी? फोर किंगडम सिस्टम। फोर किंगडम सिस्टम। ओके, फोर किंगडम सिस्टम ये कब आया जी? 1956 में। ये आया इन 1956 में। कॉपलैंड नाम के साइंटिस्ट ने, किसने जी? कॉपलैंड। ओके, कॉपलैंड नाम के साइंटिस्ट ने क्या देखा कि यहां जो यूनिसेल्युलर्स थे प्रोटिस्टा में, किंगडम प्रोटिस्टा में जितने भी यूनिसेल्युलर्स, उसने क्या देखा, इनमें जो कुछ यूनिसेल्युलर्स ऐसे थे जिनके न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, और कुछ यूनिसेल्युलर ऐसे थे जिनके न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट थी। What he observed with the help of microscopes, that some of the unicellular organisms were having true nucleus, their nucleus was surrounded by, their nucleus was enveloped by
nuclear membrane, while other unicellulars were having false nucleus. Means nuclear membrane was absent in most of the unicellulars and nuclear membrane was present in some of the unicellulars. तो उसने उन यूनिसेलुलर्स को भी दो सेपरेट ग्रुप में डिवाइड कर दिया. किसमें जी? जिनके अंदर वो यूनिसेलुलर जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट था, उसको उसने रखा जी किसमें? किंगडम प्रोटिस्टा में ही रखा. और वो यूनिसेलुलर जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट थी, उनको रखा उसने किसमें जी? किंगडम मोनेरा. किंगडम मोनेरा. सो ये फोर्थ किंगडम मोनेरा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉपलैंड. ठीक है ना? और बाकी के सेम थे. क्या जी? किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया. किंगडम एनिमलिया. ओके. सो इस प्रकार से 4 किंगडम सिस्टम आया. और फिर बाद में इन 1969 R.H. व्हिटाकर. ओके जी. इन 1969 R.H. व्हिटाकर, याद रखिएगा जी, R.H. व्हिटाकर ने 1969 में 5 किंगडम सिस्टम दिया. क्या दिया जी उसने? 5 किंगडम सिस्टम. 5 किंगडम सिस्टम कौन सा जी? उसने एक 5वां किंगडम बनाया, फंगी. तो उसने 5 किंगडम सिस्टम बना दिए जी. ओके. सो किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, ओके, किंगडम फंगी, and kingdom plantae and kingdom animalia. So later in 1969 R.H. व्हिटाकर introduced a 5th kingdom, that is kingdom fungi. और अब हमारे पास टोटल 5 किंगडम आ चुके हैं. किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया. ये R.H. व्हिटाकर ने ये 5 किंगडम सिस्टम हमें दिया. ये किस आधार पर दिया? कौन से कैरेक्टर्स के बेसिस पर 5 किंगडम सिस्टम दिया R.H. व्हिटाकर ने? उन कैरेक्टर्स की हम बात कर लेते हैं. सो द कैरेक्टर्स यूज्ड बाय R.H. व्हिटाकर for the launching of, for the introduction of 5 kingdom system. वो कौन से कैरेक्टर्स हैं उनकी हम बात कर लेते हैं जी. ठीक है. ओके. यहां पर लिखते हैं जी हम लोग कैरेक्टर. ओके. किंगडम मोनेरा, ओके, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया. ओके. पहला कैरेक्टर था जी उसका सेल टाइप. ओके जी. सेल टाइप. सेल टाइप के आधार पर देखेंगे किंगडम मोनेरा में किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया, इनमें सेल टाइप कौन सी है? किस किंगडम के ऑर्गेनिजम्स में प्रोकैरियोटिक सेल है और किन किंगडम के ऑर्गेनिजम्स में यूकैरियोटिक सेल है?
चिल्ड्रन, जिन सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, उन सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। और जिन सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उन सेल्स को यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। डिटेल में लेंगे हम इसके बाद। सो सेल टाइप की बात करें तो किंगडम मोनेरा में कौन से टाइप की सेल्स थी? प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और बाकी इनमें सभी में यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यहां भी यूकैरियोटिक, यहां भी यूकैरियोटिक, यहां भी यूकैरियोटिक। ओके, केवल किंगडम मोनेरा एक ऐसा किंगडम है जिनके ऑर्गेनिजम्स में प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं, बाकी सभी किंगडम्स के ऑर्गेनिजम्स में यूकैरियोटिक टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। बात करते हैं दूसरे कैरेक्टर की, सेल वॉल। सेल वॉल किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन ये जो सेल वॉल होती है ये नॉन सेल्यूलोजिक होती है। कैसी होती है जी? ये नॉन सेल्यूलोजिक का मतलब सेल वॉल तो होती है लेकिन वो सेल्यूलोज की नहीं होती। तो वो किसकी होती है? वो होती है जी, दैट इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एंड एमाइनो एसिड्स। ओके, बट सेल वॉल होती है। और किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स में किन्हीं में सेल वॉल होती है और किन्हीं में नहीं होती। ओके, सो प्रेजेंट इन सम एंड एब्सेंट इन सम। सो किंगडम प्रोटिस्टा में हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल किन्हीं में होती है, किन्हीं में नहीं होती। किंगडम फंगी की अगर हम बात करें तो सभी मेंबर्स में, सभी ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल इज प्रेजेंट, और वो जो सेल वॉल है ये नॉन सेलुलोजिक होती है, वो वैसे ट्रू सेल वॉल नहीं होती। ये किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है जी? ये काइटिन नाम के सब्सटेंस की बनी होती है। ओके, दूसरी बात, किंगडम प्लांटी में सेल वॉल प्रेजेंट होती है जी, और कैसी होती है ये? सेल्यूलोजिक होती है। सेल्यूलोजिक यानी कि सेल्यूलोज की बनी होती है। और किंगडम एनिमलिया में सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल इज जस्ट एब्सेंट इन ऑर्गेनिजम्स ऑफ किंगडम एनिमलिया। ठीक है, दो कैरेक्टर्स हो गए हमारे। तीसरा कैरेक्टर जो उसने यूज किया था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए, दैट वाज बॉडी टाइप। बॉडी टाइप की बॉडी सेलुलर है या उसमें टिश्यूज प्रेजेंट है या ऑर्गन्स प्रेजेंट है या ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट है, किस टाइप की बॉडी है। तो किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे यूनिसेलुलर है, वहां पर कोई टिश्यू ऑर्गन्स नहीं पाए जाते इन ऑर्गेनिजम्स में। इनकी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी केवल और केवल सेल्स की बनी होती है। तो बॉडी इज ऑफ सेल्यूलर टाइप। सेल्यूलर टाइप। यहां भी किंगडम प्रोटिस्टा में भी बॉडी कैसी है जी? सेल्यूलर बॉडी है। किंगडम फंगी में दोनों ही तरह की है जी। कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये सेल्यूलर बॉडी है और कुछ ऑर्गेनिजम्स जो वो फंगल मेंबर्स जो मल्टी सेल्यूलर है उनमें लूज टिश्यू है। क्या है जी? उनका बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन कैसा? लूज टिश्यू। तो सम आर सेल्यूलर एंड सम शो लूज टिश्यू, नॉट ट्रू टिश्यू। ओके, यहां पर किंगडम प्लांटी में क्या है जी? टिश्यू भी है और ऑर्गन्स भी प्रेजेंट है।
बॉडी इज फॉर्म्ड ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। और यहां एनिमलिया के केस में टिश्यू सिस्टम भी है, ऑर्गन्स भी प्रेजेंट है, ऑर्गन सिस्टम भी है, ऑर्गन सिस्टम भी देखने को मिलता है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टर की, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहां किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, यहां पर दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, कुछ ऑटोट्रॉपिक और कुछ हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है जी, सो ऑटोट्रॉपिक भी है यहां पर। जो ऑटोट्रॉपिक्स है वो भी दोनों तरह के हैं यहां पर। कौन से जी? फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक। कीमो ऑटोट्रॉपिक, ओके। और कुछ तो ऑटोट्रॉपिक्स है और कुछ हेटेरोट्रॉपिक्स भी हैं, कुछ हेटेरोट्रॉपिक्स भी हैं। ठीक है जी, जो हेटेरोट्रॉपिक्स है उनमें कुछ सैप्रोफाइट्स टाइप के हैं। ठीक है जी, कैसे हैं जी? कुछ सैप्रोफाइट्स टाइप के। ठीक है, ओके। और कुछ पैरासाइट्स भी हैं। जो हेटेरोट्रॉप्स है यहां पर, वो सम आर सैप्रोफाइट्स एंड सम आर पैरासाइट्स। ओके, सैप्रोफाइट्स का मतलब सैप्रोबियॉन्ट्स। सैप्रोबियॉन्ट्स का मतलब those which obtain their food, which obtain their energy from the dead and decaying organic matter. Parasites का मतलब those which live on or in host body, in other organisms body. Okay. And यहां पर जो किंगडम प्रोटिस्टा है, यहां पर अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो यहां भी दोनों तरह के हमें ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। सम आर ऑटोट्रॉपिक एंड सम आर हेटेरोट्रॉपिक। ओके, ऑटोट्रॉपिक। और जो ऑटोट्रॉपिक है वो सारे के सारे कैसे हैं? फोटोसिंथेटिक हैं। कैसे हैं? फोटोसिंथेटिक, यानी कि जो भी यहां पर किंगडम प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉपिक है वो फोटोसिंथेसिस शो करता है। ठीक है ना। और कुछ कैसे है जी? हेटेरोट्रॉपिक। कैसे है जी? हेटेरोट्रॉपिक। जो हेटेरोट्रॉपिक है यहां पर, उसमें भी कुछ तो है सैप्रोफाइट्स और कुछ है जी पैरासाइट्स। पैरासाइट्स, ठीक है जी। कुछ सैप्रोफाइट्स है, कुछ पैरासाइट्स है और कुछ होलोजॉइक्स है। क्या है जी? होलोजॉइक्स टाइप के हैं। ठीक है। यहां पर किंगडम फंगी में जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे के सारे हेटेरोट्रॉप्स हैं। कैसे हैं जी? हेटेरोट्रॉप्स। अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। हेटेरोट्रॉप्स अपना भोजन दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। और ऑटोट्रॉप्स यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो यहां किंगडम फंगी में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे के सारे कैसे हैं? वो हेटेरोट्रॉप्स टाइप के हैं। और हेटेरोट्रॉप्स में भी सम आर सैप्रोफाइट्स, सम आर पैरासाइट्स। सम आर सैप्रोफाइट्स, सम आर पैरासाइट्स। बात करते हैं किंगडम प्लांटी की। तो किंगडम प्लांटी में सारे के सारे इंडिविजुअल, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉपिक्स हैं और ऑटोट्रॉपिक में भी फोटोसिंथेटिक है। दे शो फोटोसिंथेसिस। ओके, तो यहां पर कैसे सारे के सारे ऑटोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स में भी फोटोसिंथेटिक। ओके, बात करते हैं किंगडम एनिमलिया की। तो किंगडम एनिमलिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, सारे के सारे हेटेरोट्रॉप्स हैं। These cannot synthesize their food themselves. In fact, they obtain their food plants directly or indirectly. Therefore, all are heterotrophs. Heterotrophs. Okay.
और हेटेरोट्रॉफ्स में भी कैसे हैं? सम आर होलोजोइक्स, कैसे हैं जी? सम आर होलोजोइक्स, सम आर पैरासिटिक्स, ठीक है ना, सम आर सैप्रोबियोन्ट्स टाइप के हैं, बट मोस्टली जो होते हैं वो होलोजोइक टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं जी? वो होलोजोइक टाइप के होते हैं। सो these were the 4 characters which were used by the R.H. Whittaker for his 5 system classification, for his 5 kingdom system of classification. Clear? Okay, next वीडियो में हम लोग फर्स्ट किंगडम यानी कि किंगडम मोनेरा को डिस्कस करेंगे। क्लियर? थैंक यू।